टीवी मुजाहिद के लिए आपको खुशामदीद कहता है। और बिलाखिर आज पंजाब असम्बली में बजट तो पेश हुआ, लेकिन ऐवान में नहीं, यानी पंजाब असम्बली में नहीं, बल्कि गवर्नर ने ऐवान इक़बाल में पेश किया। ग़ालिबन पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में ये कोई पहला बजट होगा जो असम्बली के बजाय किसी ऐवान में पेश किया गया हो। और जबकि दूसरी जानिब हमारे परवेज़ इलाही साहब एक अलग इजलास अपनी असम्बली में कर रहे थे और उनका ये कहना था कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर सदारत नहीं करता। यूँ पंजाब की सियासत जो हंगामा खेज़ी जारी है हफ्तों नहीं महीनों से, उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। वैस लगारी ने हस्ब मामूल जिस तरह बजट पेश करते हैं वही अदाद शुमार के जो गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाने या उलझाने की कोशिश की, लेकिन आपको इल्म है कि ये बाबुओं के बजट कहलाते हैं। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। परवेज़ इलाही का कहना था कि आज ये पंजाब की सूरत हाल में ये तब्दीली इस लिहाज से बड़ी ख़तरनाक है कि आम तौर पर असम्बली जो है वो स्पीकर के अहकामात पर चलती है, लेकिन स्पीकर के बजाय अब वज़ारत क़ानून ने इसको अपने मातहत ले लिया है। और पंजाब असम्बली के साथ एक और इंटरेस्टिंग कि जब इजलास ख़त्म हुआ तो चौधरी बरादरान के जो बेटे हैं चौधरी मोनिस इलाही, उन्हें FIA में तलब किया गया था। यहाँ FIA के दफ्तर में तलब किया गया, लेकिन वो वहाँ गए, लेकिन उनकी कोई गिरफ़्तारी की ख़बर नहीं आई है। मोनिस इलाही कहते हैं कि उन्हें कहा गया है कि उन्हें कई टीमें तैयार गई हैं जो उनकी गिरफ़्तारी गई हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब की सियासत में पहली बार चौधरी बिरादरान तकसीम हो गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अदनान दैदी हैं। अदनान, ग़ालिबन आप काफ़ी सीनियर हैं और आपने कवर करते रहे होंगे। ग़ालिबन ये पहली बार हुआ है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास हुए हों, और बहरहाल ऐवान इक़बाल में होने वाले इजलास की कितनी आइनी हैसियत है, उधर परवेज़ इलाही साहब की इसलिए कोई हैसियत आइनी नहीं कहलाएगी कि वो वज़ीर आला ने पेश नहीं किया होगा, तो क्या सूरत हाल रही? देखें, जब कल भी दूसरा दिन था और ये जो हुकूमत थी और अपोजिशन थी वो पंजाब असम्बली में ही बैठे रहे, और वो इसी लिए बैठे रही हुकूमत के स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही जो है वो उन्हें बजट तकरीर का कहें, बजट पेश करने का कहें, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। और उसके बाद आपने देखा कि रात गए गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस दिया जिसमें उन्होंने इसकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी इस तमाम तर इजलास की, उसे बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि कल 1 बजे ऐवान इक़बाल में इजलास है वो बजट का इजलास पेश किया जाएगा। आज तकरीबन वहाँ पर भी 1.5-2 घंटे बाद ऐवान इक़बाल में बजट इजलास से शुरू हुआ और वो फिर बाकायदा तौर पर अवैस लगारी ने बजट पेश किया। और दूसरी तरफ तकरीबन 1 बजे यहाँ पर भी इजलास रखा गया था। परवेज़ इलाही ने ही इजलास को कल 1 बजे तक मुलतवी किया था, और उसी को देखते हुए आज वो इजलास तकरीबन 2:41 पर शुरू हुआ, मतलब 1 घंटा 41 मिनट की ताक़ीद से। और कुछ देर चलने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे चलने के बाद उस इजलास को कल दोबारा 1 बजे के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब जहाँ तक बात है, आज परवेज़ इलाही ने उसके बाद मीडिया से बात की और उनका ये कहना था कि जो दूसरी तरफ इजलास हो रहा है उसकी बिल्कुल भी वो उसे नहीं तस्लीम करते, क्योंकि जो असल इजलास है वो यहाँ पर है। उसकी वजह यह है कि ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो गवर्नर इजलास मुलतवी करने का इस तरह नहीं कह सकते। पंजाब असम्बली एक इदारा है और यहीं पर ही ये तमाम तर मामलात होने चाहिए थे। जबकि महमूदुर रशीद एक और बात भी तो है ना कि स्पीकर असम्बली का कस्टोडियन होता है, गलत या सही, जब तक उस पर यानी अगर अदम एतमाद हो जाए और बात है, तब्दील कर दिया जाए और बात है। तो ये होते भी इजलास असम्बली के अंदर हैं, तो अब तो ये कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर ने सदारत करी, असम्बली की जगह ऐवान इक़बाल में हुआ, इसकी कितनी आइनी हैसियत होगी? कुछ चीज़ें आइनी और कानूनी हैं, और यही आज परवेज़ इलाही ने भी बात की, महमूदुर रशीद ने भी आज यही बात की कि अब वो इस हवाले से अदालत जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ को समझ रहे हैं कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास को चेयर नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ अहम है और वो ये है कि गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द प्रोविंस होता है।
और जब कल उन्होंने इस इजलास को बिल्कुल खत्म करके एक नए इजलास की कल उन्होंने तारीख दी, मतलब जो आज ऐवान इकबाल में हुआ, तो आईनी और कानूनी तौर पर अभी इसे मजीद देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम तर मामला हुए हैं, इजलास वन साइडेड तौर पर ही पेश किया गया है, उसमें कोई अपोजिशन का नुमाइंदा नहीं था, ना कोई इस किस्म की कोई वहां पर बहस हुई है, तो इस चीज को भी मजीद देखा जाएगा। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, चीजें बेहतर करने के बजाय स्पीकर की जानिब से, स्पेशली पंजाब असम्बली के, वो काफी चीजों को पेचीदा किया जा रहा है और इसमें काफी परेशान कुन पीटीआई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके एक रुकन से भी बात हुई थी और ये तमाम तर चीजें भी देखने में आ रही हैं कि वो जाहिर बात है कि उन्होंने अभी 17 जुलाई को उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में जाना है, पंजाब के जो 20 सीटों पर होंगे, तो उनके लिए काफी ये परेशान कुन सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी सियासत करनी है। उनका अभी ये तकरीबन 1 माह बाद उनका ज़िमनी इलेक्शन है। अगर वो इस तरह अपनी सियासत को बन गली में धकेलेंगे, तो जैसे कि आपको मालूम है कि ओवरऑल कितनी सीट्स हैं काफ लीग की और उनकी कितनी इस वक्त वर्थ है अवाम में, वो सबके सामने है। लेकिन इस चीज लेकिन को अदनान, एक और अहम बात ये भी है कि गालिबन चौधरी बिरादरान पहली बार इस तरह तकसीम होते नजर आए हैं और उसका इम्पैक्ट भी शायद इलेक्शन पे भी पड़े। और आज चौधरी मुनीसलाई को शायद FIA ने नोटिस दिया, उन्हें बुलाया गया। इस पूरे सूरत हाल को उसी पस मंज़र में दिखाया जा रहा है कि शायद इन्हें पर प्रेशर डाला जा रहा हो परवेज़ पर। लेकिन आपका यही कहना है कि ये जो सूरत हाल है ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद क्या वाज़ेह हो सकेगी? देखिए, वही चीज है कि इसका सबसे ज्यादा जूं इस तरीके से अगर पार्लिमानी सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को इस तरीके से बन गली में लेकर जाएगी, तो उसका बहरहाल नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को ही है, क्योंकि जो भी सियासी पार्टीज होती हैं जो जमहूरी सोच रखती हैं, वो डायलॉग्स पर यकीन रखती हैं। इस तरीके से किसी जिद या अना पर आकर या किसी किस्म की हट दर्मी पर सियासत नहीं होती। आइन नहीं, लेकिन अदनान पंजाब में तो सूरत हाल मुख्तलिफ है ना। पंजाब में जो चौधरियों की और शरीफों की दोस्तियां भी एक ज़माने में थी, बल्कि चौधरी शायद शरीफों को सियासत में भी लाए थे, लेकिन इनकी दुश्मनियाँ भी आपके यहाँ रवायती तौर पर जो ख़ानदानों की हैं वो भी शदीद होती हैं। इसलिए मुझे इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही ना कि इनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार हो। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि आइन में भी इबाहम है, असम्बली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें भी इबाहम है, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो असम्बली तोड़ दे, नए इलेक्शन कराए, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना। इस चीज में अगर आप देखें तो अब तक मैं 3 हवालों से बात करूंगा। एक, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से आप बात कर सकते हैं, दूसरा हमजा शहबाज के वजीर आला बनने पर, और तीसरा गवर्नर पंजाब बनने के मामले पर। ये 2-3 ऐसे मामला थे जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली ने और उनके साथ मिलकर अपोजिशन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने काफी उनके लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम तर मसाइल में आइनी और कानूनी तौर पर जो है वो हुकूमत ही कामयाब हुई है। आपके सामने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जब बात हुई, नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, तो आप देख लें उसके बाद कौन जीता है, किस गवर्नर है। गो के असम्बली के उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 6 मेंबर्स की इस वक्त भी तादाद जो है वो ज्यादा है अपोजिशन से, और इसीलिए हमजा शहबाज इस वक्त वजीर आला पंजाब है। चीज बात वही है कि सियासत, जाहिर बात है कि अब जिस तरह ज़िमनी इंतखाब है और इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस वक्त की हालिया सियासत के तौर पर, कि जो इस वक्त दोनों पार्टीज की जानिब से की जा रही है। नून लीग मैक्सिमम जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो कोशिश यही करेगी कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। गो के इस वक्त बहुत महंगाई है, चीजों की कीमतें जो है वो आसमान पर हैं और लोग हकीकी मायनों में काफी परेशान। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आइन में कोई इस तरह की सूरत हाल है कि ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास आइनी कहलाया जा सकता है? ये आईनी, जाहिर बात है कि मैं सिर्फ इस हवाले से एक जिम्मेदाराना अल्फाज ही इस्तेमाल करूंगा, और वो ये है कि गवर्नर ने, जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने ये सेशन कॉल किया जो आज का हुआ था बजट इजलास के लिए। अब ये लोग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पीकर असम्बली और महमूद रशीद ने इस वक्त ये कहा कि वो अदालत की तरफ जाने को सोच रहे हैं, कि ये तमाम तर इस हवाले से चीजें देखेंगे कि वो ये मजीद
आइन क्या किसको कितनी स्पेस देता है, कितनी इजाजत देता है, वो अदालत ही बेहतर बताएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुज़िश्ता एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो उसमें जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी और उसके बाद गवर्नर के मुंतखब होने की बात थी, तो उसमें आईनी और कानूनी तौर पर जो इस वक्त हुकूमत में है मुस्लिम लीग नून, उनको ही कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन वो 25 जो MPs जो छोड़ चुके थे और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट किया था, गो के वो डिस्क्वालीफाई हुए और उनका इलेक्शन अभी होना है, लेकिन उसका भी उस तरीके से असर ठीक नहीं है। पड़ा अदनान कि जिससे ज़ैदी वो हमें हमजा शहबाज अदनान ज़ैदी दोनों पहलुओं के हवाले से हमें बता रहे थे। ज़रा ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा इसकी कानूनी और आइनी हैसियत इन इजलासों की क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि पंजाब की तारीख में एक अनोखा तजर्बा हुआ कि 2 बजट इजलास हुए। गवर्नर ने इजलास बुलाया जनाब ऐवान इकबाल में असम्बली के बजाय, और वहाँ परवेज़ इलाही साहब बैठे थे। उनका कहना था कि जब स्पीकर मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर कैसे सदारत करता है। और फिर आपको इल्म है कि जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं वो 17 जुलाई को उनके इलेक्शन होने, इसलिए कंप्लीट हाउस भी नहीं है। बहुत सारे आइनी और कानूनी सवाल हैं। हमारे साथ साबिक़ एडवोकेट जनरल अवैस खान साहब हैं। खान साहब, ये जो हुआ है इजलास, गवर्नर ने तलब किया है, ऐवान इकबाल में हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने सदारत की है। स्पीकर को कहा जाता है कि कस्टोडियन असम्बली का होता है। तो ये मसलन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, आइंदा चलकर क्या होगा? और ये जो अगर इन्होंने इस तरह असम्बली चलाई ऐवान इकबाल में बैठकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई हुई है, ये तमाम की तमाम गैर आइनी है। और पहली है कि इजलास के होते हुए गवर्नर जो है उसको रोक करने के ना ऑर्डर कर सकता है, ना एक नया इजलास जो है जो प्रेमिसेस से बाहर असम्बली के उन्होंने ऐसे किया है कि वो ईवान इकबाल में उन्होंने इजलास बुला लिया और उसकी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुई। तरीक़ेकार ये होता है, इसका जो प्रोसीजर है और जो कि वो पंजाब असम्बली के रूल्स के अंदर मेंशन है कि जब कोई गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन आए या किसी की तरफ से आए, वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के पास जाती है, वहाँ से बाकायदा वो नोटिफाई होती है, देन उसकी कानूनी हैसियत बनती है। और यहाँ पे 2 इजलास बुला लिए, एक और स्पीकर के होते हुए कोई, और ये डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की डेलीगेटेड पावर को इस्तेमाल करता है उसकी एब्सेंस के अंदर, उसकी मौजूदगी में नहीं कर सकता। जैसे इलेक्शन का टाइम था तो सब, क्योंकि स्पीकर खुद कैंडिडेट थे, तो वो डिप्टी स्पीकर को वो प्रिजाइड करने के लिए कहा गया था वो वोटिंग के लिए। ये सारी की सारी कार्रवाई जो, जिस तरह ये आज ऑर्डिनेंस निकाला है इन्होंने एंटी डेटेड, कल की डेट में आज ऑर्डिनेंस जो है वो आया है, और ये एक इवेंट स्पेसिफिक ये ऑर्डिनेंस है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन अगर साहब, अगर जब ये रात को ऑर्डिनेंस आया था और ये इजलास ऐवान इकबाल में बुलाया जा रहा था, तो फिर हाई कोर्ट में खुद परवेज़ इलाही या दूसरी जो पार्टी थी PTI या दूसरा कोई भी, आप या कोई भी वकील क्यों नहीं गया कि जो इजलास हो रहा है इसका नहीं होने दिया जाए, स्टे ऑर्डर दिया जाए, ये गैर कानूनी है? या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई? और इसलिए कि ये करोड़ों अरबों रुपए तकसीम करने का मामला है, डेवलपमेंट के हवाले से इन्वॉल्व हैं, तो उसको तो आईनी कर के फिर बाद में चल के वो सब। जी हाँ, ये अभी कल मेरे ख्याल में इसको चैलेंज हो जाएगा ये। और क्योंकि लार्जर बैंक भी चल रहा है ना, एक वो 5 जजेस का जो है, जिसमें एक और बड़ा इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है, जिसमें वो सारा गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही मोम की नाक बना दिया गया है, वो एक अलग इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा बड़ा इशू जो है वो भी उसको पब्लिक कॉल एक और पिटीशन भी आ रही है कि 17 मई का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट जो डाले भी जाएंगे वो इनवैलिड तस्वर होंगे।
और उसी बुनियाद के ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए एक रिट आ रही है, और उसके अंदर भी यही सूरत हाल सामने आएगी। और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जब इलेक्शन हुआ था तो 186 वोट जो थे वो इनको चाहिए थे, 25 निकल गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पेश नज़र, तो इनके पास 172 रह गए, तो ये लॉस्ट मेजॉरिटी। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी, ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये इतना खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि आइन की कोई हैसियत नहीं रह गई। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जैसे वो एक जंगल के अंदर दो बड़े जानवर आपस में टकरा जाते हैं, लड़ते हैं, और वो वहाँ की जो छोटी मखलूक होती है वो मलिया मीट हो जाता है सब कुछ, और वो उनकी जान और माल का कोई हिफाजत करने वाला नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम का ऐसे ही हाल लग रहा है आज, और इकोनॉमी नहीं, लेकिन फिर जब सॉरी टू से, मैं कोई किसी कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहता, कि जब ख़तरनाक सूरत हाल इस्लामाबाद में पैदा हुई थी कि स्पीकर सदारत नहीं कर रहे थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और बुलाया और सब कुछ करा, इस वक्त भी सूरत हाल, और सबसे बड़ा सूबा है, और ये कैसे मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर सदारत करे और फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करे? बजट जैसी चीज़ जो बहुत बुनियादी होती है, जो साल भर में, और जिसमें मैंने कहा ना कि अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी इसमें ख़ुद गालिबन अपोजिशन की जानिब से, यानी अपोजिशन मानो मैं कहूँ कि पीटीआई की जानिब से ये नहीं हुआ, ये उनके लॉ के यानी मुझे नहीं इल्म के वो इन्होंने क्यों स्टैंड नहीं लिया इस मसले पर, क्यों नहीं गए उस वक्त। ये फिर मैं दोहराऊँगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इजलास जो होने जा रहा है इसे रोका जाए, गैर कानूनी है। मेरे ख्याल में सुबह हमारा था आज वो जिस वक्त लार्जर बेंच की हेयरिंग थी, तो वहाँ पता ये लगा था कि वो बड़ी कोशिश करके उन्होंने वो बजट, ये जो था गैजेट जो था, उन्होंने हुआ ही नहीं था, और जो ये ऑर्डिनेंस था इसकी कॉपी किसी तरीके से मिल नहीं रही थी उनको। वो ये सूरत हाल थी, क्योंकि उन्होंने एंटी डेट वो आज इसकी कॉपी जो है ऑन एयर की है, उसमें नोटिफाई करके निकाली है, और वो ये सारा कल एक बिल्कुल उसके बगैर ये सारा कार्रवाई हो रही थी जो कुछ हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये यहाँ तक जा सकते हैं, कहें वो ये कहें कि जो बजट पेश की गया वो और भी गैर आईनी, गैर कानूनी, और एब्सोल्युटली तमाम चीज़ें देखिए, पोस्ट जो हुआ वो गैर कानूनी है, इलेक्शन हुआ ही नहीं था, डिक्लेयर किया गया बिला वजह और बिल्कुल गैर आईनी तरीके से कि ये इलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई अब तक जितनी भी है, कोई एक कार्रवाई भी इसमें से लीगल उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के एक जज के कहने के ऊपर और नेशनल असेंबली के स्पीकर से करवाया गया। ये बिल्कुल गैर आईनी है। ये इतना खतरनाक ये गेम खेली जा रही है, और इतनी खतरनाक इसके नताइज होंगे भयानक कि पाकिस्तान में आइन का अगर ऐसे हुलिया बिगाड़ेंगे तो फिर बचेगा कोई नहीं, फिर कोई ज़ाब्ता नहीं बाकी रहेगा कि किसको फॉलो करेगा। हाँ, फिर एक रिवायत पड़ जाएगी, फिर हर सूबे में ये हो सकता है कि इसी तरीके से किसी और जगह बुलाकर बजट पेश कर दिया जाए, फिर इसी तरीके से सबकी कार्रवाई हो, फिर रिवायत पड़ होगी जी, बढ़ेगा ये चीज़ तो इससे ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये तो वक्त है कि जहाँ पे आइन को सब मिलके, और अदालत खास तौर पे जो कि कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, ये जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक वो इसको ख्याल नहीं करेंगे तो ये किसी सूरत के हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा। हमारे देखते देखते ये वो खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है, इसको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, जो हालात इतने खराब हो रहे हैं। हाँ, या फाल्स ईगो बनाई हुई है बात। यानी इस वक्त जो, अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड करूं, कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी अपनी आईनी और कोई कानूनी हैसियत अब नहीं है, ख़ास तौर पर मुनहरिफ अरकान के बाद। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंजाब की तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि आपकी तमाम की तमाम एक मेजॉरिटी जो है, साइजेबल मेजॉरिटी जो है, वो फेडरल गवर्नमेंट की भी वो क्रिमिनल केसेस के अंदर मुलविस है। वहाँ जाके तारीखें इंटरम बेल पे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं और आके हुकूमत भी चला रहे हैं। सारे के सारे कानून जो है, जिनको जो मुताल्लिका FIA या नैब के थे, जहाँ उनके केसेस थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। कभी ऐसे भी हुकूमतें चली हैं। ये तो इस कदर ख़तरनाक गेम खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और ये इसमें तमाशा देखने वाली जो फोर्सेस हैं वो भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं।
शुक्रिया अमीर वैद साहब का कहना था कि ये जो इजलास, ये बजट, ये जो कुछ कार्रवाई आज सारा दिन हुई, इसकी आईनी कानूनी हैसियत नहीं और ये चैलेंज भी की जा सकती है। और इसके साथ ही ज़रा चलते हैं हम अपने मकामी मसाइल पर कि महंगाई, ख़ास तौर पर पेट्रोल और अब बिजली बड़ा अहम इशू है। मिलते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद इस पर। टीवी में मुजाहिर वली आपको खुश आमदेद कहता है। और इमरान खान साहब यानी साबिका हुकूमत ख़त्म इसीलिए की गई थी इस हुकूमती इत्तेहाद ने कि उनका सबसे बड़ा नारा महंगाई, महंगाई और महंगाई था। और यकीनन उसके जो भी आलमी असबाब हों और अगर आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हों या कोई भी अवामिल बयान किए जाएं, ज़िम्मेदार सिटिंग गवर्नमेंट ही होती है, जिस तरह के इमरान खान की हुकूमत को उस वक्त ठहराया जा रहा था। अब जबकि शरीफ हुकूमत ने कोई कमोबेश 50 दिन मुकम्मल कर लिए हैं, तो ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा और डॉलर 2007 रुपये में जिस चीज़ का ले लें, लेकिन सबसे बड़ा असर आपको इल्म है कि बिजली लोड शेडिंग भी हो, बिजली की कीमत में इजाफा भी हो, तो बताइए आवाम पर किस तरह गिरती है लोड शेडिंग की बिजली और इस बिजली के बिल। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट खलीक कियानी साहब मौजूद हैं। कियानी साहब, मैं अभी जब हम के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से गुफ्तगू करते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह मैं ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक की बात करूंगा, क्योंकि इसमें आज मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था जिसमें 5.28 रुपये का इजाफा किया गया है और शायद 26 अरब डॉलर का बोझ पड़े मज़ीद। तो वो कहते हैं इस पेट्रोल की कीमत, ये अवामिल बताते हैं और भी कुछ, क्या ऐसा ही है खलीक कियानी साहब? सर बेसिकली तो यही चीज़ें हैं कि पेट्रोल जो उनका फ्यूल कास्ट है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से ज़ाहिर है इनको ये आप बता रहे थे 26 अरब में वो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है जो शायद के इलेक्ट्रिक को पास ऑन नहीं होगी यूनिफॉर्म टैरिफ की वजह से। अलबत्ता जो फ्यूल एडजस्टमेंट है 5 रुपये 28 पैसे की, वो अगले मतलब उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और वो अगले महीने के बिलों में लोगों के शामिल होकर आएगा, जिसका तकरीबन को 10.5 अरब का इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियली। तो ये जो एक यानी जो हमें तो ये कहा जा रहा था ख़ासतौर पर साबिका हुकूमत से, शरीफ हुकूमत से, कि जनाब ख़ासतौर पर सिपेक के बाद जो हमारे यहाँ एनर्जी हुई, फिर हम IPPP, इसके ज़रिए हमारा शॉर्टफॉल जो शायद था, मैं तो खैर ये इसका माशाल्लाह आप तो अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, अभी भी कोई कहते हैं 7-7.5 हज़ार का शॉर्टफॉल है, कराची में शायद 2000 का है। तो हम यानी शायद लास्ट ईयर में देख रहा था कि इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, क्या ऐसा ही है खलीक? सर बात ये है ना कि ये जो सरप्लस कैपेसिटी थी वो तो आज से 5 साल पहले थी, उसके बाद ठीक है कोई 1-2 साल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो रिवर्स गियर में थी और वो कंजम्पशन उस तरह की नहीं थी, लेकिन अब जो पीक आ रही है तो इसमें तो अब डिमांड मजीद बढ़ गई है और अगर अगले 2-4 साल में मजीद आपको जो प्लांट है वो फौरी तौर पर कंप्लीट करने होंगे, वरना ये शॉर्टफॉल बढ़ती जाएगी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो प्लांट हैं भी उनकी एफिशिएंसी कुछ पुराने प्लांट जो जिनको रिटायर हो जाना चाहिए था वो भी अभी तक भी चल रहे हैं और इसी तरह जो पुराने प्लांट जो उनका अपना सिस्टम है के इलेक्ट्रिक का वो और जो NTDC से वो खरीदते हैं, ज़ाहिर है वो भी थोड़ी सी उसमें भी महंगाई आई है, लेकिन अभी भी जो नेशनल ग्रिड से वो जो खरीदते हैं वो उनकी जो अपनी प्रोडक्शन है उससे काफ़ी सस्ती है। एक और बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि जो आमतौर पर के इलेक्ट्रिक हो या दीगर और इदारे हों जो दूसरे शहरों में काम करते हों, वो हमेशा ये बताते हैं, मतलब ये हमें कहा जाता है, हम देखते हैं आज भी कराची में निज़ाम वही पुराने तार सड़कों पे वही, कि जो आमदनी जो ये कमाते हैं, यकीन कमाते ही होंगे, तो उसकी वजह से वो जो इक्विपमेंट है या डेवलपमेंट है उस पर शायद खर्च नहीं करते और शायद इस वजह से जो है वो कमी पूरी नहीं कर पाते, या और क्या असबाब हैं? सर एक लिमिट है मेरा ख्याल है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराची में तो काफ़ी की और आपने देखा होगा कि एक ज़माने में उसमें कोई 36% और 40% तक की सिस्टम लॉसेज होते थे, जो उसको वो नीचे ला के मेरा ख्याल आपको 19-20% तक है।
लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये वो वाला लेवल है जिससे नीचे शायद पाकिस्तानी किसी भी कंपनी को नीचे जाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो नेशनल ग्रिड की कंपनियां यानी जो डिस्कोज हैं, उनके भी एवरेज लॉसेज यही 19-20 हैं और वही के इलेक्ट्रिक की भी है, और ये पिछले 4-5 साल से उसी लेवल के ऊपर वो कायम है। उनके पास मेरा ख्याल है इस वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो उनको उस के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को मजीद यानी लॉसेज कम करने के लिए और उसके सिस्टम को ठीक करने के लिए चाहिए, वो जो गो की कंडीशन है कि जो ना तो वो यानी जो इस वक्त जो उसकी मैनेजमेंट है वो समझ नहीं आता कि उसके डिसीजन मेकर्स कौन है और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। फिर उनके जो उन गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट की कंपनीज के साथ जो रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स हैं, वो एक बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ना उनकी तरफ से और ना इनकी तरफ से कोई किसी में ये जरूरत नहीं है कि उसको हेड ऑन ले और उसमें कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इस मुस्तकबिल में भी आपको यानी आने वाले दिनों में भी लोड शेडिंग जो है पूरे पाकिस्तानी में है, पंजाब में ख़ास तौर पर कराची में कोई कमी हमें होते नजर नहीं आ रही, वही 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही रहेगा मामला? कुछ तो फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से थे, कुछ उसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल बेहतरी आएगी और कुछ अल्लाह की तरफ से भी फजल होगा क्योंकि अगले चंद दिनों में मेरा ख्याल बारिशें आ रही हैं, तो उसकी वजह से शायद वो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की थोड़ी सी डिमांड भी कम होगी और थोड़ा जो वाटर फ्लोज है वो भी इम्प्रूव होंगे, तो फिर यानी कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कुछ डिमांड में कमी होगी तो कुछ बेहतरी आएगी, मेरा ज़ाती ख्याल है। शुक्रिया खलीक कियानी। मैंने आपसे कहा कि बिजली ख़ासतौर पे एनर्जी सेक्टर पर खलीक कियानी साहब की बड़ी गहरी अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। ज़रा हम के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से भी मालूम करें। आमतौर पर आपको इल्म है कि जो पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के इदारे के जो तर्जुमान हैं वो गुरेज करते हैं, क्योंकि बहरहाल एक मीडिया का जो लहजा ज़बान वो भी अपनी जगह, क्योंकि बिजली जैसी चीज़ सेंसिटिव है या पेट्रोल है, वो उसमें तो नेगेटिव ही असरात होते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ओवैस मुंशी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का। मुशाफिक तो मैंने शुक्रिया अदा करते हुए आप ये पूछूंगा कि ये जो बिजली के नर्ख एक बार फिर बढ़ गए हैं, इसके एक सबब क्या है? क्या डॉलर है एक बड़ा सबब कि उसको भी, और उसका एक और सबब यानी पेट्रोल, और क्या असबाब हैं ओवैस? किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप एक आम आदमी पे जो बोझ पड़ रहा है इसका? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अप्रोच किया है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है आपने कि एक आलमी सतह पर जो है बढ़ता हुआ ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है फ्यूल की प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से जो बिजली भी पैदा की जा रही है, ख्वाह वो पाकिस्तान भर में हो या कराची में, उसमें भी हमें इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी बहुत सारे मैक्रो इकनॉमिक और जियो पोलिटिकल वजूहात हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 2021 और 2022 का कंपैरिजन लें तो सेम मंथ का भी कंपैरिजन अगर हम लें तो RLNG की कीमतों में हमें तकरीबन 3 गुना इजाफा नज़र आ रहा है, और फर्नेस ऑयल जो है वो तकरीबन दुगना हो गया है। इसके जो बेस्ट कंपैरिजन है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मकामी गैस है यानी इंडिजिनस नेचुरल गैस जो SSGC की तरफ से फराहम करदा है, उसकी कीमतें ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही हैं एट 857 रुपीज़ पर MMCFD। अगर हम RLNG और नेचुरल गैस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा महंगा एक फ्यूल है, और इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर जो पाकिस्तान की और कराची की जो जनरेशन है उसकी रिलायंस होने की वजह से एक बहुत बड़ा हमें इजाफा नज़र आ रहा है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये फ्यूल कॉस्ट जो हैं ये एक पास थ्रू कॉस्ट होती हैं, इसलिए इनके अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है उसका डायरेक्टली बिल पे सार्फिन के बिल्स पे इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से जो है एंड कंज्यूमर्स के लिए भी हमें देखने में आ रहा है कि बिजली की कॉस्ट जो है वो थोड़ी महंगी होती जा रही है। अगर आप वैसे आप ये बताएंगे कि हम लोड शेडिंग को तो एक चले रियलिटी के तौर पे तस्लीम कर लें, और मुझे इल्म है कि जो इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें ये मुमकिन भी नहीं है, जो आपके पास रिसोर्स हैं, लेकिन लोड शेडिंग के अगर औकात हों उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर दिया जाए। मतलब अगर रात के 1 बजे लोड शेडिंग हो, सुबह नाश्ते के वक्त हो, दोपहर खाने के वक्त हो, वो भी अनअनाउंस्ड हो, तो ये क्या नहीं हो सकता? और कुछ जगह तो शायद कहा जाता है कि 1 से 1.5 घंटे रहेगी, 1.5 से 2 घंटे रहेगी, लेकिन इस हवाले से मेरे ख्याल में या तो कम्युनिकेशन गैप है आपके इदारे का और आवाम सार्फिन के दरमियान। ओवैस?
मुजाहिद साहब, लोड शेडिंग का जहाँ तक आपका सवाल है उसके जवाब के दो पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी एट द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगर के इलेक्ट्रिक की मिसाल दूँ तो हमें पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो मकामी गैस है उसकी प्रोविज़न बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है। इस वक्त जितनी भी गैस हमें फ़राहम की जा रही है SSGC की तरफ से वो RLNG की सूरत में की जा रही है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो मकामी गैस के मुकाबले में 5 गुना महंगी है। दूसरी जो बहुत बड़ा एक इशू है वो ये है कि RLNG कीमत में ज़्यादा होने के साथ साथ क्वांटिटी में भी हमें कम मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर पिछले साल हमें तकरीबन 130 MMCFD RLNG फराहम की जा रही थी, तो इस वक्त हमारी जो सप्लाई है RLNG की वो तकरीबन 85 MMCFD है। तो के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में दो मसाइल पेश आ रहे हैं, एक क्वांटिटी एंड दूसरा प्राइस। इसकी वजह से जो एक शॉर्टफॉल जनरेशन में पैदा हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ रहा है शहर में, और बढ़ाया गया है। हाल ही में हमने एक रिवाइज स्केड्यूल अपना अपलोड किया है वेबसाइट पे, और बजरिया SMS, बजरिया वेबसाइट, बजरिया कॉल सेंटर और तमाम जो हमारे कस्टमर चैनल्स हैं उस पर हमने ये स्केड्यूल अपलोड कर दिया है अपनी सार्फिन के आगाही के लिए। इस स्केड्यूल के तहत अब तक जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी तकरीबन 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसका आगाज़ किया गया है। साथ ही साथ इसकी वजह यह है कि इसके साथ जो एरियाज़ जहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया कदरे ज़्यादा था उधर भी थोड़ा रिलीफ पास ऑन किया जाए। ताहम के इलेक्ट्रिक का जो मुकम्मल अमला है वो इस सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पूरे दिन के औकात में वेरी करती है। इसलिए इस सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा लेने के साथ साथ जहाँ पर भी सप्लाई अवेलेबल हो और डिमांड मीट की जा सके वहाँ पर हम मैक्सिमम रिलीफ अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन करते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और वक्त लूँगा और आपको ये भी बताता चलूँ कि लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा इन्हिसार इलाके के अंदर चोरी की शरह और बिलों की अदम अदायगी की बुनियाद पर भी है। जो एरियाज़ जहाँ पर बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है और बिल्स की बर वक्त अदायगी नहीं होती, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया कमर्शियल बुनियादों पर बढ़ाना पड़ता है। एज अ प्राइवेट एंटिटी जो कि बिजली बनाने के बिज़नेस में है, के इलेक्ट्रिक के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी ऐसे एरिया में मुफ्त बिजली फराहम कर सकें जहाँ से हमें उनकी बिलों की वसूली ना हो रही हो। तो दो-तीन पहलू हैं। एक कमर्शियल लोड शेड जो कि नेशनल, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के तर्जमान ज़रा कम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े एहसन तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान किया। वैस मुंशी का शुक्रिया करते हुए GTV से मुजाहिद बजली को इजाज़त दीजिए।